हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्वागत। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT आवर इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 4 एयर। तो इससे पहले की वीडियोस में भी हमने इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा है और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि एयर का मतलब होता है हवा। सो हवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इम्पोर्टेंट है। और एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा। एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम मतलब हमारे सोलर सिस्टम को ही देख लो, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और उनमें से सिर्फ लोग अर्थ पे क्यों रह सकते हैं, मार्स पे क्यों नहीं रह सकते, मून पे क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अर्थ पे हम ब्रीथ कर सकते हैं, अर्थ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के साथ ही साथ अर्थ पे एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि है एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर काम क्या करता है? सो जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो हमें मतलब पहले तो वो एक ह्यूज ब्लैंकेट होता है जिसमें अर्थ को कवर करके रखा होता है और उसके अंदर सारी मतलब जो ऑक्सीजन वगैरह हम लेते हैं वो सब उसी में प्रेजेंट होता है। और उसी के साथ ही साथ जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमें बचाता है सन की हार्मफुल यूवी रेज से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता ना तो जो सन की इतनी हार्मफुल यूवी रेज है वो आके सीधा हमको लगती और वो पता है हमें कितना ज़्यादा हार्म कर सकती हैं। हमारी आंखें तक खराब हो सकती हैं, हम ह्यूमन जल भी सकते हैं और रात के टाइम पे ठंड इतनी हो जाएगी ना कि हम ह्यूमन से जम जाएंगे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो। मतलब एटमॉस्फेयर भी एक चीज़ है जो कि अर्थ को लिवेबल बनाता है, मतलब रहने लायक बनाता है। अगर हमारी अर्थ से एटमॉस्फेयर चला गया तो हमारी अर्थ रहने लायक प्लैनेट नहीं बचेगी। और एयर बनते हैं बहुत सारी चीज़ों से और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो बहुत बड़ा होता है और उसको मतलब वो इतना बड़ा है ना कि उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सो सबसे पहला पार्ट है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद आता है ट्रोपोपोज, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है स्ट्रेटोपोज, फिर आता है मीसोस्फेयर, फिर आता है मीसोपोज, फिर आता है थर्मोस्फेयर और फिर आता है एक्सोस्फेयर। तो ये 5 पार्ट है। ये पोज को आप मत गिनो, बस इनको देख लो। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये सारे ही होते हैं 5 पार्ट एटमॉस्फेयर के और इन सब की ना एक एक स्पेशलिटी होती है। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि जो भी हम सांस वगैरह लेते हैं, जो भी हवा होती है वो सब यहीं प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन वगैरह सारी हमारी यहीं प्रेजेंट होती हैं। और जितने भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं ना, जैसे कि बारिश होना, बर्फ़ गिरना, ये सब भी इसी लेयर में होता है। इस लेयर के ऊपर वाली लेयर्स में ये बारिश वगैरह नहीं हो सकती। और ये जितने भी पार्ट है ना एटमॉस्फेयर के, सबकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। जैसे कि इसमें जो होते हैं सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे कि ऑक्सीजन जिससे हम लीव कर पाते हैं। और ना उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये एक्सटेंड होता है कुछ 50 किलोमीटर की हाइट तक, मतलब जो हमारे ग्राउंड लेवल है उससे 50 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर की वो की खासियत ये होती है कि इस लेयर में क्लाउड्स नहीं होते हैं। ये लेयर जो होती है वो ऑलमोस्ट फ्री होती है क्लाउड से। और एक और जो एरोप्लेन्स होते हैं ना, उनके भी उड़ने के लिए ये सबसे सही लेयर होती है। आपने देखा होगा एरोप्लेन जो होते हैं ना वो रनवे से सीधे सीधे जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो ऊपर जाने लगते हैं, ऊपर जाते जाते रहते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो मतलब ऐसे स्थिर हो जाते हैं और चलने लगते हैं। तो जो एरोप्लेन्स होते हैं ना वो ऊपर जाते जाते हैं 50 किलोमीटर तक और जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पोजीशन को सीधा कर लेते हैं और उड़ने लगते हैं। सो इससे पहले में उड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है प्लेन्स के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि जो प्लेन्स होते हैं वो क्लाउड से होके या क्लाउड से कभी कभी ऊपर भी उड़ते हैं। और ये लेयर की एक और खासियत है, ये जो लेयर होती है वो कंटेन करती है ओजोन गैस। इस लेयर में ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। ओजोन गैस भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए क्योंकि जो हमारी ओजोन लेयर बनी होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है सन रेज से, वो किससे बनती है? ओजोन गैस से। तो इसलिए जो ओजोन भी यहीं प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर उसके बाद आता है मीसोस्फेयर। तो जो मीसोस्फेयर होता है वो उसकी हाइट एक्सटेंड होती है 80 किलोमीटर तक। और इस लेयर में जो भी मीटेरॉइड्स होते हैं ना, मीटेरॉइड्स मतलब उल्कापिंड जो कि हमारे स्पेस से आते हैं, वो भी इसी लेयर में आके जलना शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर कोई स्पेस से मीटेरॉइड आ रहा हो, वो हमारी धरती की तरफ आ रहा हो, तो जैसे ही वो आएगा मीसोस्फेयर में वो जलना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वो बहुत छोटा हो जाएगा।
सो अगर मीजोस्फीयर नहीं होगा ना तो वो जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो नहीं जलेंगे, और नहीं जलेंगे तो वो एस्ट्रॉइड उतने के उतने ही बड़े रहेंगे और वो हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। सो आपने ये भी देखा होगा कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मतलब अब देखा तो नहीं होगा बट आपने सुना होगा कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो आते हैं तो वो मतलब उसमें आग लग जाती है। सो वो आग मीजोस्फीयर में ही आके लगती है, वो आग से वो जलना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर में ना जो टेम्परेचर होता है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और ये जो होता है ना वो एक्सटेंड होता है 80 से 400 किलोमीटर्स तक। और इसकी खासियत ये होती है ना कि ये लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। अब नेक्स्ट आ जाता है एग्जोस्फेयर। सो जो एग्जोस्फेयर होता है वो सबसे ज़्यादा अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, सबसे नीचे की, मतलब सबसे नीचे, फिर उसके बाद सबसे ऊपर की आ जाती है ये वाली लेयर एग्जोस्फेयर। तो एग्जोस्फेयर की स्पेशलिटी ये होती है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा हल्की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, जो कि फ्लोट करती है स्पेस में यहीं से। तो ये मतलब सिंपल बात है कि यहाँ पे हल्की गैसेस पाई जाती हैं, मतलब हल्की गैसेस जो होती है वो सबसे ऊपर होती हैं, और जो भारी भारी गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन, ये सब होती हैं सबसे नीचे की लेयर में। यहाँ पे डिड यू नो है, मतलब एक फैक्ट टाइप का है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो डैट द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 2 billion पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे ये चीज़ जान के कि जो अर्थ होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव करती है 1 of 2 billion, मतलब कोई 2 बिलियन है सन की एनर्जी, उसका सिर्फ 1% जो अर्थ होती है वो रिसीव करती है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का मतलब होता है ठंडी या गर्मी। आपने ये तो सुना होगा कि इस चीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या फिर कभी कभी ये भी सुना होगा कि हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब तुम बीमार हो। सो हम उसी टेम्परेचर के बारे में अब इसमें पढ़ेंगे। The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. So जो टेम्परेचर हम रोज़ फील करते हैं ना वो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब हमें गर्म लग रहा है, मतलब हमें गर्म टेम्परेचर लग रहा है, तो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है इसका मतलब वो भी गर्म है। और अगर हमें ठंड लग रही है तो इसका ये मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी ठंडा है। और जो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस होती है ना उसको टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, समर और हॉटर देन विंटर। तो उसके बाद जो टेम्परेचर होता है ना एटमॉस्फेयर का वो बस डे और नाइट, मतलब सुबह या रात में ही चेंज नहीं होता है, वो चेंज होता है सीज़न टू सीज़न भी। मतलब जो समर्स होते हैं उसमें गर्मी ज़्यादा पड़ती है विंटर्स के मुकाबले, और जो विंटर्स होते हैं उसमें ठंडी ज़्यादा पड़ती है समर्स के मुकाबले। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर होता है वो सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। An important factor that influence the disturbance of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy interrupted by the earth. The amount of insolation decreases from the equator towards the pole, therefore the तो उसके बाद यहाँ पे एक इंसुलेशन नाम का इम्पोर्टेंट फैक्टर भी होता है। जो इंसुलेशन होता है उसका मतलब होता है कि जो सोलार एनर्जी आ रही है अर्थ की तरफ। सो ये इधर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको डिवाइस के नाम दिए गए हैं और उनका काम दिया गया है। टेम्परेचर का क्या काम होता है? जो थर्मामीटर का क्या काम होता है? टेम्परेचर को मेजर करना। बोरोमीटर का क्या काम होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना। फिर है रेन गैंग्यू, इसका क्या मतलब होता है? मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो रेनफॉल की अमाउंट है उसको मेजर करना। विंड वेन शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड। सो विंड वेन इसके मतलब ये आपने, इसका नाम तो आपको नहीं पता होगा पर आपने हो सकता है कहीं ना कहीं देखा होगा। सो एक मुर्गी टाइप की होती है, उसको घर की हट के ऊपर लगाते हैं और वो जहाँ जिस डायरेक्शन में हवा जा रही होती है ना, जैसे कि हवा साउथ की तरफ फ्लो हो रही है तो वो जो है होगी उसकी शक्ल होगी वो साउथ की तरफ होगी। तो ये यूज़ होता है डायरेक्शन ऑफ एयर का पता लगाने के लिए कि एयर कौन सी डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, इस चीज़ का यूज़ होता है। आप यहाँ पे इन सब की वो इमेज भी देख सकते हैं, थर्मामीटर की, बोरोमीटर की, रेन गैंग्यू की और विंड वेन की। टेम्परेचर डिक्रीजिंग इन द सेम मैनर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो?
If the earth temperature rise too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of village. The concrete and metals in building and the asphalt of road gets heated up during the day. This heat is released during the night. So आपने ये चीज़ कभी ना कभी तो ऑब्जर्व की ही होगी कि जो शहर के इलाके होते हैं ना उसमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब उसमें ज़्यादा गर्मी होती है विलेज के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों होता है, शहर में ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है और विलेज में कम गर्मी क्यों होती है? सो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि जो मतलब सुबह के टाइम पे जो सन होता है ना, वो सिटीज़ में क्या होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, कंक्रीट की रोड होते हैं, तो वो सब जो सनलाइट मतलब जो हीट होता है उसको सुबह के टाइम ले लेते हैं और फिर वो रिलीज़ होती हैं रात के टाइम। और जो विलेज एरियाज़ होते हैं उसमें उतनी ज़्यादा कंक्रीट की रोड नहीं होती, कंक्रीट से बने मकान नहीं होते हैं, तो वो नहीं अब्जॉर्ब करते सनलाइट की मतलब धूप को, तो इसलिए गांव में कम गर्मी पड़ती है और शहर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि जब उन लोगों ने उसको कंज्यूम करके रखा है तो उसे बाहर तो वो निकालेंगे ही, तो रात के टाइम जब उसे वो बाहर निकालते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। सो ये एक रीज़न है कि शहर में ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है गाँव के कंपेरिजन। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कुछ क्रॉप्स के लिए कि वो ग्रो हो पाएँ। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड थंस राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। और उसी के साथ ही साथ जो बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, पूरी भीड़ लगी होती है, वो जो बिल्डिंग होती है ना वो वार्म एयर को भी ट्रैप कर लेती है अपने अंदर और उसको भी वो रिलीज़ कर देती है, तो इससे गर्मी जो होती है वो और बढ़ जाती है। और शहर में तो वैसे ही इतनी गर्मी पड़ती है, ऊपर से ये लोग वो वार्म एयर वगैरह को ले लेते हैं फिर उसे रिलीज़ करते हैं, तो गर्मी और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एयर प्रेशर, you will be surprised to know that air above us pressure us with a great force in our body. However, we do not even feel it. This is because the air pressure us from all directions and our body exerts a counter pressure. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of the air on the earth's surface. As we go up the layer of atmosphere, the pressure falls rapidly. सो अब बात आ गई है एयर प्रेशर की। तो एयर जो हम पे प्रेशर देती है उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। तो आपको ये जान के मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे कि जो एयर होती है ना वो भी हमको प्रेशर देती है हमारी बॉडी को, और कभी कभी तो हम उसे महसूस भी नहीं कर पाते हैं। और मतलब एयर प्रेशर कभी कभी हमें किसी डायरेक्शन में धक्का देने लगता है, और ये प्रेशर तब ज़्यादा हो जाता है ना जब आ गया होता है तूफ़ान। सो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कभी फेस किया होगा तूफ़ान, तो आपने तो देखा ही होगा कि तूफ़ान जब आता है ना तो हम ढंग से आगे भी नहीं बढ़ पाते, हवा हमें धक्का देने लगती है, हम आगे जाते हैं, हवा हमें पुश करती है दूसरे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से हवा बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हवा हमको पुश करती है। और जो एयर प्रेशर होता है ना उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी एक सिंपल डेफिनेशन होती है, द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। तो अगर आया व्हाट इज एयर प्रेशर तो आप इस सिंपल सी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं ना जो प्रेशर होता है वो फॉल होते हैं, मतलब प्रेशर नीचे जाते लगता है बहुत जल्दी मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर उतना उतना नीचे चला जाएगा। जैसे कि हम सबसे अपर लेयर में आ गए, एग्जोस्फेयर में आ गए, तो वहाँ पे जो वो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका होगा, और अभी हम ट्रोपोस्फेयर में हैं तो यहाँ पे प्रेशर एकदम ठीक है। The air pressure is highest at sea level and decrease with height. जो एयर प्रेशर होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है सी लेवल में, मतलब जो हमारा ग्राउंड लेवल है जहाँ हम रह रहे हैं, तो उससे भी अगर आप बहुत डीप चले जाएंगे मतलब सी लेवल में जाएंगे
तो जो एयर प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और जब हम ऊपर जाते जाते रहेंगे ना तो वो डिक्रीज होता रहेगा, कम होता रहेगा। और जब हम एग्जोस्फीयर या स्पेस में पहुंच जाएंगे तो वो बहुत कम हो जाएगा या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rise. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. तो उसके बाद जो एयर प्रेशर होता है ना वो मतलब कहीं कहीं की बहुत ज़्यादा गर्म एयर होती है। तो जो गर्म एयर होती है ना वो हीट को राइज अप कर देती है, इससे कि जो लो प्रेशर मतलब जो जिन एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना वो एरिया बन जाते हैं लो प्रेशर एरियाज। और जो लो प्रेशर एरियाज होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं क्लाउडी सिक्स एंड वेट वेदर से। इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी एयर sinks and create a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. और जिन एरियाज़ में मतलब लोअर टेम्परेचर होता है जहाँ की एयर भी ठंडी होती है वो एरियाज़ होते हैं हाई प्रेशर एरिया, और वो एसोसिएटेड होते हैं क्लियर एंड सनी skies से। The air always move from a high pressure area to low pressure area. तो जो एयर होती है वो हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में, और ये एयर हमेशा करती है, ऐसा नहीं है कि एयर कभी लो से हाई में जाए, वो हमेशा हाई से ही लो में जाएगी। Wind, the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. So यहाँ पे wind मतलब होती है हवा, तो हवा wind की एक easy सी definition दे रखी है। The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. So बहुत simple definition है, मतलब जो air होती है वो move करती है high pressure area से low pressure area में, उसी को बोलते हैं wind. You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots tree. तो आपने कई बार देखा होगा जो विंड होती है वो अपने साथ ही सूखी पत्तियों को बहा के लेके चली जाती है। Trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently you can even see it blow away smoke of fine dust. At time wind can be strong that it is difficult to walk against it. तो जो विंड होती है वो भी कभी कभी बहुत धीरे फ्लो करती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो करती है। तो आपने मतलब कभी कभी तो विंड को बहुत धीरे फ्लो करते हुए देखा होगा, मतलब जो अपने साथ धूल को उड़ा ले जाती है उतनी ज़्यादा भी तेज़ी से फ्लो नहीं करती, पत्ते वगैरह उड़ जाते हैं, हमें थोड़ा बहुत महसूस हो जाता है, वो मतलब ऐसे फ्लो करती है। बट कभी कभी जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लो करती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि उसके थ्रू चलना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब ये ज़्यादातर होता है जब आंधी आती है, तो नोटिस आप लोगों ने किया होगा कि कभी आंधी आई होगी तो लोग चल नहीं पाते हैं अच्छे से, वो एयर जो होती है वो उनको पीछे की तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन से एयर फ्लो हो रही है उसके पीछे की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रही होती है। एट टाइम विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग। सो भैया किसी भी टाइम पे जो विंड होती है वो कभी कभी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत तेज़ फ्लो करने लगती है। You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. So आप लोगों ने कभी कभी अम्ब्रेला का यूज़ किया ही होगा और आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपके साथ भी ये हुआ होगा कि कभी बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहे हो, आप छाता लेके जा रहे हो, आप वो छाता आपके पीछे जा रहे हैं, आपको भी लेके उड़ रहा है छाता, आपको भी पीछे की तरफ पुश कर रहा है, तो छाते को होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है उस दिन पर जब हवा बहुत तेज़ चलती है। Think of some example when a strong wind have created problem for you. Wind can be broadly divided into 3 parts. So मतलब आप किसी उस दिन के बारे में सोचिए जब विंड ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो, विंड से आपको कोई दिक्कत हो गई हो। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जब बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है, मैं छाता लेके जा रहा होता हूँ और छाता मेरे से संभलता नहीं है और छाता पीछे की तरफ जाने लगता है।
सो जो विंड होती है ना उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है परमानेंट विंड, सेकंड है सीजनल विंड, थर्ड है लोकल विंड। तो ये 3 पार्ट होते हैं जिसमें विंड को डिवाइड किया होता है। परमानेंट विंड, द ट्रेड विंड, व्रिस्लैंड एंड ईस्ट लाइज आर द परमानेंट winds. These blows constantly throughout the air in a particular direction. So पहली है परमानेंट विंड। तो आपको इसके नाम से ही लग रहा है ये परमानेंट है, ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होती, ये चेंज नहीं होती। तो जो ये है ना वो पूरे साल ब्लो करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि साल में किसी दिन ईस्ट में फ्लो कर रहे हैं तो किसी दिन नॉर्थ में करने लगेंगे। अगर वो साल में ईस्ट में फ्लो कर रहे हैं तो परमानेंट विंड हमेशा ईस्ट की तरफ ही फ्लो करेगी पूरे साल। और फिर सेकंड टाइप आ जाता है सीजनल विंड। तो इसके नाम से लग रहा है ये सीजन टू सीजन फ्लो करती है। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। तो जो सीजनल विंड्स होती हैं ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं हर एक सीज़न में। जैसे कि किसी सीज़न में वो किसी दूसरे डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, किसी सीज़न में वो किसी दूसरे डायरेक्शन में फ़्लो करेंगी। मतलब वो परमानेंट विंड की तरह नहीं होती कि पूरे साल एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेंगी, वो हर सीज़न के हिसाब से अपनी डायरेक्शन बदल देती हैं। मतलब कभी नॉर्थ में फ़्लो कर रही हैं, कभी साउथ में फ़्लो करेंगी, तो सीज़न टू सीज़न वो अपनी पोजीशन चेंज कर देती हैं। तो ऐसी विंड को हम बोलते हैं सीजनल विंड। और लास्ट आ जाता है लोकल विंड। सो लोकल विंड के भी नाम से पता लग रहा है, मतलब इसका कोई परमानेंट नहीं होता कि सीजन टू सीजन चेंज होगी, ईयर टू ईयर चेंज होगी। ये मतलब लोकल होती है, कभी भी चेंज हो सकती है। दीज ब्लोज ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया टू? इट इज़ कॉल्ड लू। सो लास्ट में जाते हैं सीजनल विंड। तो जो सीजनल विंड होती है ना वो ओनली किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ डे या ईयर पे फ्लो करती हैं। ये मतलब छोटे एरियाज में फ़्लो करती हैं, पूरे किसी स्टेट में भी फ़्लो नहीं करती, किसी कंट्री में भी फ़्लो नहीं करती है, छोटे छोटे एरियाज में फ़्लो करती हैं। और जो हॉट एंड ड्राई लोकल विंड होती है ना नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया की, उसको हम बोलते हैं लू। तो लू के बारे में आपने सुना ही होगा कि मतलब गर्मियों के टाइम में दोपहर में कि बाहर मत जाओ लू लग जाएगी। सो मतलब वही होती है हॉट एंड ड्राई विंड। सो लू भी एक लोकल विंड ही है। और यहाँ पे हमको एक चार्ट भी दे रखा है। और फिर यहाँ पे आ गई एक स्टोरी साइक्लोन की, नेचर्स फ्लरी। तो जो साइक्लोन होता है उसका क्या मतलब होता है? साइक्लोन का मतलब होता है तूफान। तो यहाँ पे हम सुनेंगे तूफान की कहानी। उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन्स that originate in the Bay of Bengal on 17 to 18 October 1990। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।